नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आर्थिक घटनाक्रम पर हम क्लास करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न यहां से शुरू होगा और तब तक ये जाएगा जब तक आपकी परीक्षा आने वाली है और वहां तक हम अपडेट इसको करते रहेंगे। आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो को आप देखिए एक दो बार। और खास करके मैं ये कहना चाहूंगा, आजकल के जो प्रश्न आ रहे हैं आड़े टेढ़े, तो उसके लिए जो एक्सप्लेनेशन होगा, एक्सप्लेन जो मैं करूंगा यहाँ पर, उस पर भी बराबर ध्यान दीजिएगा। केवल प्रश्न रटने से काम नहीं चलने वाला है। एक्सप्लेनेशन पढ़ने से क्या होता है, आपके और कई प्रश्न तैयार हो जाते हैं। जैसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इसमें तो इतनी इंफॉर्मेशन वैसे दे दी गई है कि विश्व स्वर्ण परिषद के बारे में सत्य कथन आपको बताना है। उत्तर आप देते चलिए और मेरे उत्तर से मिलान करते चलिए और फिर अपना स्कोर भी आप शेयर कर सकते हैं। यह उद्योग के लिए एक बाजार विकास संगठन है। ये डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके डेवलपमेंट का काम करता है। इसके सदस्यों में विश्व की सभी प्रमुख सोना खनन कंपनियां सम्मिलित हैं और इसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम में है। इसके बारे में अगर आप बात करें तो खनन से लेकर इसके मार्केट तक पहुंचाने तक की सारी गतिविधियां इसमें शामिल होती हैं। ये संगठन, ये विश्व स्वर्ण परिषद जो है, काउंसिल, ये काम करता है और सभी प्रमुख सोना कंपनियां इसमें सम्मिलित हैं। मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम में है और भारत, चीन, सिंगापुर, जापान और यूएसए में इसके कार्यालय हैं। भारत में भी इसका कार्यालय है। मान लीजिए कोई प्रश्न बनाया जाए और कहा जाए कि कहां कहां इसका कार्यालय है, तो भारत, चीन, सिंगापुर, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका में इसके कार्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, ये राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय है। इंटरनेशनल कस्टम डे दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अभी 27 जनवरी को मनाया गया था। 27 जनवरी 2021 को इसको मनाया गया। किसके द्वारा? जो सीबीआईसी है। सीबीआईसी का मतलब है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, है ना। केंद्रीय यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, सीबीआईसी के द्वारा। सीबीआईसी की स्थापना कब हुई थी? सीबीआईसी की स्थापना के बारे में आपसे कभी पूछा जाए तो 26 जनवरी 1944 को इसकी स्थापना हुई थी। 1944 को। लेकिन अगर देखा जाए तो अंग्रेजों के जमाने में भी कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट हुआ करता था। 1855 में ही उसको एस्टेब्लिश कर दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। और इसका केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क जो बोर्ड है, देश सेवार्थ कर संचय, इसका क्या है? इसका मोटो है। देश सेवार्थ कर संचय इसका मोटो है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत है। और इसके बारे में आपको मैं ये भी बताना चाहता हूं, अगर आपसे कभी इसके बारे में प्रश्न पूछ लिया जाए कि किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, तो रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के अंतर्गत ये आता है। मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस जो वित्त मंत्रालय है उसके अंतर्गत, ये जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसके अंतर्गत आता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार वह एकमात्र बड़ा देश कौन सा है जो वित्त वर्ष 2022 में दोहरे अंकों में वृद्धि दर्ज करेगा? जनवरी में ये रिपोर्ट आई थी और जनवरी में जब ये रिपोर्ट आई थी तो उसमें कहा गया था कि भारत भारत 2022 में एकमात्र ऐसा इसमें से देश होगा जो कि बड़ा देश जो है वो विश्व आर्थिक आउटलुक अपडेट के अंतर्गत इसने कहा था कि 11.5% की ये वृद्धि दर इसकी होगी 2022 में। दोहरे अंकों की वृद्धि दर इसी की होगी। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था की स्थिति को पुनः प्राप्त करने वाला एकमात्र देश होगा। तो हो सकता है उस समय के पेपर सेटर ने कुछ रखा हो, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है। और ये रिपोर्ट आपसे पूछी जाती है कभी भी कि विश्व आर्थिक आउटलुक अपडेट कौन जारी करता है? तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो आईएमएफ है, आईएमएफ इसको जारी करता है। अब आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि आईएमएफ आईएमएफ के बारे में, आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी? तो आईएमएफ के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि आईएमएफ की स्थापना 1945 में हुई थी और 1945 में, यानी कि 75 साल इसके पूरे हो चुके हैं। इंटरनेशनल फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। 189 इसमें कंट्री हैं और कहीं कहीं 188 भी आपको मिलेंगे। यूएन कंट्रीज एंड कोसोवो को मिलाएंगे तो इसमें ये 189 हो जाएंगे और वैसे 188 भी आपको ये संख्या मिल सकती है, तो दोनों को ध्यान रखिएगा। और इसमें क्रिस्टीना जॉर्जिवा जो है इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर है। एमडी कौन है? क्रिस्टीना जॉर्जिवा है। ठीक है। और भारत की एक गीता गोपीनाथ है। गीता गोपीनाथ, गीता गोपीनाथ का नाम भी आपको ध्यान रखना है। चीफ इकोनॉमिस्ट यहाँ पर है। यूनाइटेड नेशंस की ये बॉडी है आईएमएफ, ध्यान रखना। वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय पड़ता है। इतनी इंफॉर्मेशन आप तैयार रखिए। किस संगठन ने वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट
2021 2021 ये रिपोर्ट किसने जारी की? तो ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र ने जारी की है। सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स ये वाली रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र ने जारी की है। संयुक्त राष्ट्र का एक विभाग है यूएनडेसा। यूएनडेसा का मतलब है ये आर्थिक और सामाजिक मामलों का जो विभाग है संयुक्त राष्ट्र का, उसने एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में भारत की अर्थव्यवस्था में 2021 में 7.3% और 20 में 9.6%, 2021 में वृद्धि का अनुमान था और 20 में संकुचन का अनुमान लगाया था। इतना नहीं पूछेगा, लेकिन ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये किसने जारी की? तो यूएनडेसा ने ये रिपोर्ट जारी की थी। यूनियन बजट मोबाइल एप्लीकेशन किस संस्था द्वारा विकसित किया गया? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान जो केंद्र है उसके द्वारा ये यूनियन बजट मोबाइल एप्लीकेशन, केंद्रीय बजट 2021 जब लॉन्च किया गया था तो उसके पहले ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था, ठीक है। और इसी के जरिए पेपरलेस, इस बार पूरी तरीके से पेपर कागज रहित बजट इस बार बनाया गया था। तो आर्थिक मामलों के विभाग ने के मार्गदर्शन में इसको एनआईसी ने क्या किया था? एनआईसी ने इसको तैयार किया था। एनआईसी जितना भी आपकी जैसे आयोग की वेबसाइट है, आयोग की वेबसाइट के बारे में भी जितनी भी चीजें हैं वो इसी ने डेवलप किया है ना। एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत ये आता है। और एनआईसी की जो स्थापना की गई थी ये 1976 में की गई थी, है ना। डिजिटल इंफॉर्मेशन के क्षेत्र में सरकारी काम जितना होता है भारत का, वो मतलब भारत का मतलब स्टेट लेवल पे भी ये काम करेगा। जैसे सरकारी जितने भी जैसे आप डालते हैं uppsc.up.nic.in, है ना, तो ये पैन इंडिया ये पूरा काम करता है। डायरेक्टर जनरल इसकी नीता वर्मा इस समय है। और बाकी आप इसके बारे में इतनी इंफॉर्मेशन बहुत है ना। 1976 एनआईसी, ये ध्यान रखना। नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स किसने जारी किया? तो ये नीति आयोग ने जारी किया। और नीति आयोग का जो ये इंडेक्स है इसमें कर्नाटक पहले स्थान पर था। और कर्नाटक के बाद में दूसरा स्थान अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसी समय तैयार करिए, ये महाराष्ट्र था। और तीसरा स्थान यहां पर तमिलनाडु था। ये 3 स्थान याद रखिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। और नीति आयोग ने इसको जारी किया था। अब आपसे नीति आयोग के बारे में प्रश्न वैसे तो नॉर्मली नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन नीति आयोग के बारे में अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए तो जैसे इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये सारी चीजें आप जब जीएस पढ़िए तो रिवाइज करते रहा करिए। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2000, अब 15-16 में कंफ्यूजन होता है लोगों को, तो 2015 इसी समय याद कर लीजिए। प्लानिंग कमीशन पहले हुआ करता था, उसी के जगह पे इसको लाया गया था। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। गवर्नमेंट एजेंसी है और इसके जो हेड होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, वो आपके पीएम होते हैं। इस समय नरेंद्र मोदी पीएम है, तो नरेंद्र मोदी जी इसके चेयरपर्सन है। वाइस चेयरपर्सन राजीव कुमार है। और अमिताभ कांत जो है, अभिकांत नहीं, अमिताभ कांत, ये सीओ है इसके, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है। मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एजेंसी, है ना, तो पेरेंट इसकी जो गवर्नमेंट एजेंसी है तो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के अंतर्गत आएगा अगर एजेंसी आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में सत्य कथन आपको बताना है कि कौन सी बात यहां पर सत्य है। ये योजना 2015 में शुरू की गई, पहली बात। ये योजना कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की प्रमुख योजना है और इसका कार्यान्वयन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम कर रहा है। तीनों बातें सही हैं, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में ही शुरू की गई थी। जो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय है उसके अंतर्गत ये योजना है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा क्रियान्वित किया जाता है इसको। और इस योजना के अंतर्गत कौशल प्रमाणित योजना है और इसका उद्देश्य बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को उद्योग संबंधित कौशल प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे उनकी आजीविका बेहतर हो सके, उनकी कमाई हो सके, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके बारे में इंपॉर्टेंट है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा रहा? हेनले जो पासपोर्ट इंडेक्स है, भारत का स्थान तो 85th रहा है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन, और ये जो सूचकांक है लगभग 227 विभिन्न यात्रा स्थलों पर विचार करके जारी किया गया। जापानी नागरिकों के बारे में बात की गई कि 191 देशों की यात्रा वो कर सकते हैं
और इसमें यही होता है कि किस पासपोर्ट पे कितने ज्यादा देशों की यात्रा होती है उतना ही वो पासपोर्ट स्ट्रांग माना जाता है। तो ये पासपोर्ट जो है जापान का जो है 191 देशों में वैलिड है, तो जापान इसमें प्रथम स्थान पर रहा। कौन सा देश? जापान। और दूसरे स्थान पर 190 के स्कोर के साथ में दूसरे स्थान पर, पहला तो ये रहा, दूसरे स्थान पर आपका सिंगापुर रहा। तो दो स्थान ये आपको बिल्कुल नहीं भूलने हैं। फिर बाद में साउथ कोरिया और फिर जर्मनी रहे हैं तीसरे स्थान पर। 85वें स्थान पर भारत आया है। और भारत का जो स्कोर कभी आपसे पूछ लिया जाए तो स्कोर इसका 58 रहा है और स्थान इसका रहा है 85, 85th। तो ये ध्यान रखिएगा, एक दूसरे का अंक ऐसे पलटेंगे तो ये याद हो जाएगा। अब हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है उसको जारी कौन करता है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स किसके द्वारा इशू किया जाता है? तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, कौन इशू करता है? तो ये ग्लोबल रैंकिंग होती है, विश्व स्तर पर इसकी रैंकिंग होती है और ये जारी किया जाता है किसके द्वारा? तो ये जारी किया जाता है हेनले एंड पार्टनर्स करके एक कंपनी है, डॉक्टर क्रिश्चियन एच केलिन है उन्हीं के द्वारा। और ये बेस्ड होता है, एक्सक्लूसिव डेटा इसका लिया जाता है IATA इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का, और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट एक्यूरेट डेटाबेस फॉर ट्रेवल इंफॉर्मेशन इसको माना जाता है, जिसके आधार पर इसको तैयार किया जाता है। अब यहां पर एक कंफ्यूजन और है, कई जगह पे वेबसाइट पे 85th रैंक आपको मिलेगी, कहीं कहीं पे 84 रैंक भी इंडिया की मिल रही है। तो जो पूछी जाएगी उसको टिक कीजिएगा, ये मैं आपको पहले अवेयर कर दे रहा हूं। एग्जामिनेशन में कौन सा डेटा पेपर सेटर यूज करता है? नॉर्मली इतना क्लोज 84 85th आपको दोनों नहीं मिलेगा, लेकिन 85th ज्यादातर और 84 भी कहीं कहीं मिल रहा है, तो ये ध्यान रखना। खुदरा मुद्रास्फीति को मापा जाता है, किसके द्वारा मापा जाता है? औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के द्वारा या फिर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के द्वारा? तो जब भी खुदरा रिटेल इन्फ्लेशन आपसे पूछा जाए, खुदरा मुद्रास्फीति, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI के द्वारा इसको मापा जाता है। कंज्यूमर प्राइस जो इंडेक्स है, खुदरा खरीदारों के दृष्टिकोण से मूल्य में हुए परिवर्तन को इससे मापा जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो NSO है उसके द्वारा जारी किया जाता है। अगर CPI आपसे पूछा जाए तो NSO के द्वारा जारी किया जाता है। कुछ चयनित वस्तुएं इसमें ली जाती हैं, कुछ सेवाएं इसमें शामिल की जाती हैं जो खुदरा मूल्यों के स्तर में समय के साथ बदलाव प्रेजेंट करती हैं, उनको इसमें शामिल किया जाता है। तो यहां पर ये किसके द्वारा? तो NSO के द्वारा। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में सत्य कथन आपको बताना है, कौन सा है? ये योजना कई छोटे और सीमांत किसानों की आय के स्रोतों में वृद्धि करने हेतु शुरू की गई थी और इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। और योजना के तहत लाभार्थियों की पहचान करने संबंधी पूरी जिम्मेदारी राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों की होती है। यहाँ पर दिया जा सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं होती है, इन्हीं की होती है। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये, लेकिन ये जिम्मेदारी इनको दी गई है ना, लाभार्थियों की पहचान करने की जिम्मेदारी इन्हीं को दी गई है। अब दो तीन इंफॉर्मेशन यहाँ पर, जैसे PM किसान जो सम्मान निधि योजना है, PM किसान सम्मान निधि योजना, तो ये कब शुरू की गई? एक तो सबसे बड़ी बात ये है, ये भी आपको तैयार करना है। तो किस बजट में इसका अनाउंसमेंट किया गया था? तो 1 फरवरी 2019 को, है ना, 2 साल हो गए हैं इसको, अब तो 3 साल पूरे हो जाएंगे, इसको शुरू किया गया था। और उस समय इसमें 75,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत ये आती है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। तो 2019 में इसको शुरू किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लॉन्च किया जाएगा? तो ये प्रश्न उस समय बनाया गया था, तो गृह मंत्री के द्वारा हो रहा था। और कोयला क्षेत्र के लिए तो किया जाएगा की जगह आप कर लीजिए कि किया गया, क्योंकि उस समय ये करंट प्रश्न बनाया गया था, उसके बाद ये हुआ। तो सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम ये लॉन्च किया गया अमित शाह के द्वारा कोयला खदानों की सुचारू और निर्बाध कामकाज के लिए, उस समय लॉन्च किया गया था इसको जनवरी में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। कभी कभी ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, है ना। NCAVES इंडिया फोरम 2021 के बारे में सत्य कथन आपको बताना है। ये एक परियोजना है और भारत इस परियोजना में भाग लेने वाला 5 जो देश हैं उनमें से एक है।
और इसके जो 5 देश हैं उसमें जैसे ब्राजील है, चीन है, दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको और भारत को मिला के ये 5 देश हैं। तो ये दोनों बातें सही हैं। और इस परियोजना का कार्यकाल वर्ष 2021 के अंत में समाप्त होगा। तो ये तीनों बातें यहाँ पर सही दी हुई हैं। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्राकृतिक पूंजी लेखा और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का मूल्यांकन करने के लिए नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ द इकोसिस्टम सर्विसेज एनसीएवीएस की जो बात हो रही है, तो ये कार्यान्वयन मंत्रालय जो है हमारा, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, उसके द्वारा इसको किया जा रहा है, इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। और 2021 के अंत तक ये रहेगा, आगे बढ़ाया जाएगा तो अलग बात है। तो इसमें यूरोपीय संघ द्वारा अपने पार्टनरशिप इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से वित्त पोषण भी किया गया है, ये ध्यान रखना। इरेडा जो हाल ही में खबरों में था, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? इरेडा का फुल फॉर्म आप सबसे पहले जान लीजिए। इरेडा का फुल फॉर्म होता है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है ना। और आपसे इसमें पूछा जा सकता है ये कैसी कंपनी है, तो ये एक मिनी रत्न कंपनी है। कैसी कंपनी है? मिनी रत्न कंपनी है। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं जो होती हैं उसमें सहयोग करने के लिए एनएचपीसी लिमिटेड के साथ अभी इसने एक समझौता किया है। किसके साथ किया है? एनएचपीसी लिमिटेड के साथ इसने समझौता किया है। एनएचपीसी क्या है? एनएचपीसी क्या है इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। एनएचपीसी जो नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो हाइड्रो पावर बोर्ड है उसके अंतर्गत ये काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आता है और 1975 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, तो उसके साथ अभी इसने क्या किया, एक समझौता किया था। हाल ही में खबरों में रही व्यापार नीति की समीक्षा किस संगठन से संबंधित है? जो ट्रेड पॉलिसी रिव्यू टीपीआर, तो ये विश्व व्यापार संगठन से संबंधित है। ऐसे टर्म्स आपसे खूब पूछे जाते हैं। डब्ल्यूटीओ से, विश्व व्यापार संगठन से ये संबंधित है, व्यापार नीति की समीक्षा। और इसके अंतर्गत सदस्यों के व्यापार और जो संबंधित नीतियां हैं उनकी जांच की जाती है, जिससे कि नियमों का अनुपालन सही से सुनिश्चित किया जा सके। और अभी विश्व व्यापार संगठन में भारत की 7वीं व्यापार नीति समीक्षा ये संपन्न हुई है जिनेवा में। कहां पर? जिनेवा में संपन्न हुई है। और भारत की पिछली जो टीपीआर रही है, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू, वो वर्ष 2015 में आयोजित की गई थी। उसके बाद अब 2021 में आयोजित की गई है जिनेवा में। भारत में दुनिया की पहली डबल स्टेक लॉन्ग हाल कंटेनर ट्रेन शुरू की गई है, भारत में शुरू की गई है। तिथि इंपॉर्टेंट है, कब शुरू की गई? प्रधानमंत्री मोदी ने इसको, लंबी ट्रेन जो है, इसको हरी झंडी दिखाया 7 जनवरी 2021 को। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और दुनिया का पहली डबल स्टेक लॉन्ग हाल कंटेनर ट्रेन अगर कहा जाए तो ये ट्रेन है, भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में, ध्यान रखना। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में भारत ने अर्जेंटीना में लिथियम भंडारों की खोज करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी के माध्यम से अर्जेंटीना की कंपनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड ने अर्जेंटीना की एक कंपनी के साथ में हस्ताक्षर किए हैं। विदेश नहीं होता है, विदेश होता है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लिथियम भंडारों के लिए। और ये जो खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड है, इसको शार्ट में क्या कहते हैं? KBIL। क्या कहते हैं इसको? KBIL। और ये जो कंपनी है, इसने 3 कंपनियों, इसकी स्थापना जो की गई थी 3 कंपनियों के द्वारा ये स्थापित हुई थी। नाल्को, हिंदुस्तान कॉपर और मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और नहीं, एक तो नाल्को हो गया, दूसरा हिंदुस्तान कॉपर और मिनरल लिमिटेड। विदेशों में इसको कोबाल्ट जैसे खनिज को जैसे कैसे संसाधित किया जाए, उनके संसाधनों को कैसे प्राप्त किया जाए, इस उद्देश्य से 2019 में स्थापित किया गया था। चिली और बोलीविया में भी ये काम कर रही है और अब इसने क्या किया है, अर्जेंटीना में भी काम करना चालू किया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए जानना। कभी जैसे विदेश संचार निगम की जब बात होती थी तो पहले प्रश्न पूछा जाता था, तो इसलिए ये भी अब आपसे पूछा जा सकता है। रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक मिनी रत्न कंपनी है श्रेणी फर्स्ट में, और ये सार्वजनिक उपक्रम है। और रेलटेल के पास पूरे भारत में रेलवे ट्रैक के साथ ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है।
तो ये बिल्कुल सही है। रेलटेल का अपना जो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है रेलवे का, वो इसी ने किया है डेवलप। एक मिनी रत्न कंपनी है, दोनों बातें ये सही हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल, ओएफसी जिसको बोलते हैं, ये भारत के सभी महत्वपूर्ण शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों को कवर करता है, और ये उन्हीं का है, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का। ठीक है। और रेल संचालन, प्रशासन, नेटवर्क प्रणाली के आधुनिकीकरण, इन सब क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड, जो राष्ट्रव्यापी ब्रॉडबैंड, दूरसंचार, मल्टीमीडिया नेटवर्क, इन सब को प्रसारित करने में इसका योगदान है। प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय माप पद्धति सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। राष्ट्रीय माप पद्धति सम्मेलन का उद्घाटन जो किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा 4 जनवरी 2021 को किया गया। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल और भारतीय निर्देशक द्रव्य राष्ट्र को समर्पित इसी के अंतर्गत किया गया था इसी दिन। और नेशनल एनवायरमेंट स्टैंडर्ड लेबोरेटरी की आधारशिला भी इसी दिन प्रधानमंत्री ने रखी थी। नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल 2.8 नैनो सेकेंड की सटीकता के साथ भारतीय मानक समय जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है उसको बताता है। अगर अंतर होता है तो कितना, 2.8 नैनो सेकेंड की बात हो रही है, बहुत कम, इतनी सटीकता है आईएसटी में। अगला जो प्रश्न है, रूफ टॉप सोलर सेगमेंट में एमएसएमई को वित्त प्रदान करने के लिए किस कंपनी ने सिडबी के साथ समझौता किया है? रूफ टॉप सोलर सेगमेंट, छत के ऊपर जो लगाया जाता है, तो ये किया है टाटा पावर के साथ। किसके साथ किया है? टाटा पावर के साथ ये समझौता किया है। एमएसएमई को वित्त प्रदान किया जाएगा, एमएसएमई के अंतर्गत इसमें डेवलपमेंट किया जाएगा। और बाकी ये जो ऋण होते हैं इनको त्वरित तरीके से मंजूर किया जाता है जल्दी से, जिससे कि इसमें परियोजनाओं में लेट ना हो सके। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात हो रही है, बहुत तेजी से इसमें पूरा चल रहा है। सोलर की बात होती है, तो ये सब बहुत एनवायरनमेंट की दृष्टि से सही है और भविष्य की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइकाथॉन पहल के लिए कितने मंत्रालयों ने भागीदारी की है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? अब सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि टाइकाथॉन है क्या। तो टाइकाथॉन स्वदेशी खिलौना उद्योग को बढ़ाने के लिए टॉयज से ये बना हुआ है। तो टॉयज इंडस्ट्री, जैसे बाहर से खिलौने आते हैं भारी मात्रा में, चाइना से खिलौने आते हैं, तो क्यों ना यही बनाया जाए। शिक्षा, महिला एवं बाल विकास 2 हो गए, कपड़ा मंत्रालय 3, वाणिज्य और उद्योग 4, एमएसएमई वाला मंत्रालय 5, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ये 6। और ये 6 मंत्रालय मिलकर, जैसे अब खिलौने होते हैं उसमें सबका इस्तेमाल होता है, कंप्यूटर एप्लीकेशन की भी जरूरत पड़ती है, उसमें प्लास्टिक की भी आपको जरूरत पड़ेगी, उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट की भी जरूरत पड़ेगी, कपड़े की भी जरूरत पड़ेगी, उसको बेचने की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से 6 मंत्रालयों ने इसको मिलके इसके डिजाइन, इसके लिए जो स्टार्टअप शुरू करने हैं, कैसे इसका डेवलपमेंट हो पाए, इसने पहल की है। पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट ने किस उपकरण की स्थापना के लिए 201 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो पीएम केयर्स फंड ने, जब ये जनवरी की ये बात है, मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स की स्थापना के लिए 201.58 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय ये है, स्वायत्त निकाय सेंट्रल मेडिकल सप्लाई स्टोर है, और उसी को ये कार्य सौंपा गया था। किसको? सेंट्रल मेडिकल सप्लाई स्टोर को ये काम सौंपा गया था। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन की एक क्राइसिस जब हुई थी तो ये काम किया गया था। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा एनपीसी और क्यूसीआई के साथ शुरू किए गए वेबिनार का नाम क्या है? तो उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग उद्योग मैराथन का आयोजन कर रहा है। और इस आयोजन, जब वो आयोजन कर रहा था, तो इसमें क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, क्यूसीआई का फुल फॉर्म आप जान लीजिए, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, और साथ में एनपीसी यानी कि नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, तो इन उद्योगों के साथ मिलकर उसने एक वेबिनार किया था। यहां पर बताने का केवल मतलब यह है, जो क्यूसीआई है उसका फुल फॉर्म, और साथ में ये जो आपका एनपीसी है इसका फुल फॉर्म, ये दोनों आपको जानना चाहिए। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया 1997 में इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेब्लिश किया था, और इंडियन इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है कि क्वालिटी को कैसे मेंटेन किया जाए, है ना। एसोचैम जो है और सीआईआई जो है, साथ में फेडरेशन ऑफ जो इंडियन चैम्बर्स है, तो इन सबको जो ये क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है को प्रमोट करने की जिम्मेदारी इन्हीं लोगों को दिए गए थे, ठीक है ना। तो ये लोग प्रमोटर्स थे इसके।
कुल मिला के 1997 में, जरूर आप ध्यान रखिएगा, क्वालिटी वाले मामले में काउंसिल ऑफ इंडिया, क्योंकि गुणवत्ता आप भी देखते हैं हर जगह, तो उद्योग मैराथन था। ये बी ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट है। फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल जो खबरों में था, किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? अब फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल किया गया था रेल मंत्रालय के द्वारा। यहां पर रेल मंत्रालय आप ध्यान रखिएगा। और ये जो भी ये, जैसे एक समय आता है जब रेलवे, जैसे जब ऑक्सीजन की किल्लत हुई तो रेलवे ने क्या किया, रेलवे ने सप्लाई की, तो उसी समय ये चर्चा में आया था। फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किया गया था, लॉजिस्टिक प्रदाताओं के लिए कम लागत पर आपूर्ति हो सके, है ना, चीजों को एक जगह से दूसरे जगह पे भेजा जा सके। ये अटपटे प्रश्न है जो आजकल पूछे जाते हैं। ऐसे ही अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं बहुत सारे प्रश्नों को, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो 6307281212 इस पर आप कांटेक्ट करिए या व्हाट्सएप करिए, आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। और आप आईएएस प्रेप एकेडमी ऐप के तहत भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसके जरिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे आरओ और पीसीएस की टेस्ट सीरीज के प्रोग्राम चल रहे हैं, उनका लाभ उठा सकते हैं। जीरो कूपन बांड के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जीरो कूपन बांड जो है, ये भारत सरकार की गैर ब्याज धारक, गैर हस्तांतरणीय विशेष प्रतिभूतियां हैं, है ना, ये स्पेशल सिक्योरिटीज हैं। बिल्कुल सही बात है। जीरो कूपन बांड की परिपक्वता अवधि सामान्यतः 10 से 15 वर्ष होती है, ये भी सही है। ये बांड व्यापार योग्य है और इसमें परिपक्वता अवधि तक के लिए खरीदा जाता है, इसे, ये सही है। इसमें जो व्यापार योग्य की बात है, ये व्यापार योग्य नहीं है, ना ही इनका हस्तांतरण किया जा सकता है। अगर कहा जाए ट्रांसफरेबल है, तो ट्रांसफरेबल भी ये नहीं है, हस्तांतरण भी इसका नहीं हो सकता है। तो ये ध्यान रखना जीरो कूपन बांड के बारे में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा पर्यटन की संघ सूची में शामिल करने की मांग की गई कि पर्यटन को संघ सूची में शामिल किया जाए, ऐसा किया गया। और दूसरा है कि संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत 7वीं अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। दूसरा तो बिल्कुल सही है, आर्टिकल 246 7वीं अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, दूसरा सही है। लेकिन जो ये मांग की गई थी उद्योग परिसंघ के द्वारा, इसको कहा गया था, तो भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा पर्यटन को समवर्ती सूची में मांग करने के लिए की गई थी बात, ना कि संघ सूची में। किस सूची में? समवर्ती सूची में बात की गई थी कि इसको शामिल किया जाए। और समवर्ती सूची का फायदा क्या होगा कि इस पे सेंट्रल भी कानून बना सकेंगे और स्टेट भी, तो इस कारण से ये की गई थी। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ऐसा होगा तो प्रभावी ढंग से इसको बढ़ोतरी, मतलब इसकी की जा सकेगी। जो भी उद्योग के बारे में नीतियां बनानी होंगी, इसमें पर्यटन उद्योग के बारे में बन सकेंगी। प्रमुख क्षेत्र के 8 उद्योगों में कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद और उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और विद्युत सम्मिलित है। सही बात है, बिल्कुल। और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में शामिल वस्तुओं में 8 प्रमुख उद्योगों का भारांक लगभग 80% है। तो ये जो 8 उद्योग हैं, तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में इनका भारांक भी आपको जानना चाहिए। ये जो प्रश्न है इसमें ये भी पूछा जाता है कि कौन सा इसमें शामिल नहीं है, तो ये सब शामिल है, इनको याद करिए। और इसका भारांक 40% है, ना कि 80%। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और भारांक में अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम, उससे फिर सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, तो रिफाइनरी जो उत्पाद है सबसे ज्यादा, फिर विद्युत का है, फिर इस्पात, फिर कोयला, फिर कच्चा तेल, फिर प्राकृतिक गैस, फिर सीमेंट, फिर उर्वरक इसमें आते हैं। अगला जो प्रश्न है, 31 दिसंबर 2020 को कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में वर्चुअल एग्री हैकथॉन 2020 का उद्घाटन किया। और दूसरा स्टेटमेंट है कि जो ये हैकाथॉन है, ये कृषि मशीनरीकरण, खाद्य प्रौद्योगिकी, आपूर्ति श्रृंखला, हरित ऊर्जा और कचरे पर ध्यान केंद्रित करेगा। दोनों बातें सही हैं, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, किस प्रकार के इथेनॉल को गुड़, गन्ना, चुकंदर, सोरगम और खाद्य तेल के बीज से बनाया जाता है? कौन सा इथेनॉल? 1G 2G जनरेशन है जी फार, तो कौन सा इथेनॉल? तो फर्स्ट जनरेशन का जो 1G है, इसको इनके द्वारा बनाया जाता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये जो 1G इथेनॉल है, ये ध्यान रखिएगा, बीज जो खाद्य बीज है गुड़, गन्ना, चुकंदर, सोरगम से। और जो 2G इथेनॉल है, ये गैर खाद्य तिलहन, कृषि अवशेष, इन सब का उपयोग करके बनाया जाता है। और जो 3G है, ये जैव ईंधन, जो औद्योगिक अपशिष्ट होते हैं, नगरपालिका ठोस
अपशिष्ट जो होते हैं उनसे तैयार किया जाता है। तो ये नगर पालिका वाला हो जाएगा, ये गैर खाद्य हो जाएगा, और पहला वाला जो है वो खाद्य हो जाएगा। कभी भी आपसे ये पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को अपने केंद्रीय बजट 2021 के भाषण के दौरान एक बैड बैंक की स्थापना का प्रस्ताव पास किया, बैड बैंक बनाने का। अब यहां पे चेक करना है क्या 1 फरवरी और 2021 के केंद्रीय बजट में किया, तो सही है। और बैड बैंक दूसरे वित्तीय संस्थानों के खराब ऋण और अन्य अवैध परिसंपत्तियों को खरीदने के लिए स्थापित किया जाने वाला बैंक होता है। तो ये सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दोनों बातें इसमें सही है। मतलब एक एसेस्ट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की तरह से ये काम करता है, जो बैंकों के फंसे हुए कर्जों या जो जिसको एनपीए कहते हैं उनको टेक ओवर करने का काम करता है, ठीक है ना। उन्हीं को टेक ओवर करने का ये काम करता है। और आर्थिक तौर पर मतलब चीजों को सही करने के लिए, जो एनपीए की समस्या है उसको दूर करने के लिए इसकी स्थापना करने का प्रावधान रखा गया था। जब बजट भाषण हुआ था तो उसी में बोला था, हमारी वित्त मंत्री ने इसको बोला था। अगला प्रश्न है, जल शक्ति मंत्रालय ने स्वच्छ आइकॉनिक स्थान पहल के चरण 4 के तहत कितने स्थानों का चयन किया। आजकल ऐसे ही अटपटे प्रश्नों का ट्रेंड चल रहा है। जल शक्ति मंत्रालय ने स्वच्छ आइकॉनिक स्थल पहल के चरण 4 के तहत कितने स्थानों का चयन किया। तो पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय जो है इसका पूरा नाम, उसने घोषणा की है कि उसने स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थान के चरण 4 में 12 प्रतिष्ठित स्थलों का चयन किया है। कितना? 12। बी ऑप्शन, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 12 स्थलों का चयन इसने किया है। स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थान ये एसबीएम जी, भारत मिशन ग्रामीण जी के तहत, यानी कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जी, एसबीएम जी जिसको बोलते हैं, एक पहल है जिसमें उसके आसपास जो भी स्थल चुने जाते हैं स्वच्छता मानकों को सुधार करने का उद्देश्य रखा जाता है कि उसके आसपास स्वच्छता मानक सुधर जाए। तो ये कुछ अटपटे लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल। आगे ये सीरीज जारी रहेगी, अगले एपिसोड में हम मिलेंगे तो इसके आगे का डिस्कशन होगा। अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर करें, पसंद आए तो आप पसंद का बटन भी दबा सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। मेहनत करते रहिए, जितने भी अटपटे क्वेश्चन आएंगे वो सबके लिए होंगे, और जो अच्छे प्रश्न हैं वो तो हमको तैयार करके ही जाना है ना। थैंक यू सो मच।